हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सेलुलर रेस्पिरेशन की पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, और आज की क्लास में हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एटीपीज़ के बारे में। एटीपीज़ जिनको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं या एनर्जी कॉइन्स बोलते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एटीपीज़ एक्चुअली में क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं इनको बनाने में, और किस तरीके से इनकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो एटीपीज़ के बिना सेलुलर रेस्पिरेशन का डिस्कशन अधूरा है, इसीलिए इसके लिए एक स्पेशल फोकस ये क्लास है। बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। एटीपीज़ द एनर्जी कॉइन्स। नाउ, जब ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर, और ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, तब उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग एटीपीज़ में ट्रैप कर लेते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होने के बाद एटीपी का बनना, ये एक सिंगल स्टेप नहीं होता, बट ये एक बहुत ही स्टेप वाइज एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, जो कि एक सीरीज़ होती है रिएक्शंस की। इट इज़ नॉट अ सिंगल रिएक्शन, रादर इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। वो इसलिए क्योंकि एनर्जी को धीरे 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 रिलीज़ कराते हैं और धीरे धीरे ही हम उसको ट्रैप करते हैं। ओके, नाउ जब हम एटीपीज़ को तोड़ते हैं या उनको उनको तोड़ा जाता है, तो वो जब भी हम लोग यूज़ करेंगे जब हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हम जब भी इसको यूज़ करेंगे, इसका मतलब एटीपीज़ को हम गेन भी कर सकते हैं और एटीपीज़ की एनर्जी को हम लोग स्पेंड भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एटीपीज़ को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अपनी इनकम को या अपनी पैसे को, अपने मनी को जब चाहें हम यूज़ कर सकते हैं और हमें उसको अर्न करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें एटीपीज़ को भी अर्न करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है बॉडी के अंदर। उस एनर्जी को हम लोग फूड के थ्रू अंदर लेके आते हैं, और यूज़ हम जब करते हैं जब हमारी सेल्स को उनकी ज़रूरत पड़ती है, तब तक वो एनर्जी एटीपी के अंदर स्टोर रहती है, राइट। अगर एटीपीज़ नहीं होंगे तो हमारे पास किसी तरीके का कोई एक मेथड नहीं होगा कि हम एनर्जी को हार्वेस्ट कर पाएँ और उसको स्टोर कर पाएँ। तो एटीपीज़ आपके एक तरीके से सेल की तरह होते हैं, बैटरी की तरह होते हैं, जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसमें से वो एनर्जी निकाल लेते हैं। सो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन एनर्जी यूटिलाइजिंग एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब मैंने आपको बताया था जब हम मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर कर रहे थे कि हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं। एक जो कंस्ट्रक्टिव होती हैं जिनको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और दूसरी जो डिस्ट्रक्टिव होती है जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। यूजुअली ये दोनों रिएक्शंस जुड़ी हुई होती हैं, और इनके बीच में जो ब्रिज होता है वो ये होता है जिसको हम एनर्जी यूटिलाइजिंग या एनर्जी प्रोड्यूसिंग फंक्शंस, या तो वहाँ पर एनर्जी बनेगी या वहाँ एनर्जी स्पेंड होगी, तो वो चीज़ बीच में कॉमन होती है। नाउ अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक शुगर होती है जिसको हम लोग राइबोज बोलते हैं। ये शुगर मोइटी है इसकी, यहाँ आप देख सकते हैं ये राइबोज शुगर है, और राइबोज एक 5 कार्बन शुगर होती है। तो यहाँ पर आपको ये एक तरीके का पेंटामर दिखाई दे रहा है, और ये एक ऑर्गेनिक बेस एडिनिन से जुड़ा हुआ होता है। ये एडिनिन है, तो आप देख सकते हैं ये एक बेस है, और बेसिस आपने न्यूक्लिक एसिड्स में अच्छे से देखे थे। तो यहाँ पर ये एडिनिन जुड़ा हुआ है, राइट। डीएनए में भी ये एडिनिन मिलता है आपको। और उसके अलावा इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स चेन में बने हुए होते हैं। तो आप देखिए ये ट्राई फॉस्फेट ग्रुप है, पहला फॉस्फेट ग्रुप ये है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप ये है, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप ये है। तो इस तरह से एटीपी, ए का मतलब एडिनोसिन, यहाँ पर एडिनोसिन आ गया, एडिनिन आ गया यहाँ पर, और उसके बाद ट्राई फॉस्फेट, ये आपका ट्राई फॉस्फेट हो गया। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो गया। अब मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी फोटोसिंथेसिस में, इसको मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। जो हर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ट्राई फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये जो चार्जेस हैं, अब ये लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप इसको रिपेल करेगा, ये वाला ग्रुप इसको रिपेल करेगा। तो ये जब रिपल्शन होता है आपस में, तो उससे क्या होता है, एक तरीके का टेंशन क्रिएट हो जाता है इन बॉन्ड्स के बीच में, और उसकी वजह से क्या है कि ये बॉन्ड्स की ये एक तो बॉन्डिंग तो होनी ही होनी है, लेकिन साथ में इनके बीच में रिपल्शन भी होना है। तो इस तरीके से ये जो रिपल्शन हुआ, वो उस रिपल्शन से ये पूरे के पूरे जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए भी हैं, और साथ में उनके अंदर एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व हो गई है। अब ये जो टेंशन है
इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलरेडी इनके अंदर स्टोर्ड है। सो इसीलिए ये जो एटीपीज़ होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर टेंशन बहुत है, ये कभी भी तोड़े जा सकते हैं। और ये एनर्जी रिच हैं बिकॉज इनके जो बॉन्ड्स हैं उनके बॉन्ड्स के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज की जा सकती है। तो ये था एटीपी का एक जनरल स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ते हैं तो जो बचता है वो बचता है एडीपी। तो यहाँ पर आप देखिए ये एटीपी है, यहाँ एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, उससे ये एनर्जी रिलीज़ हो गई, तो बाकी बचे हुआ मॉलिक्यूल बना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप है। और जब ये दूसरे फॉस्फेट ग्रुप का भी लॉस होता है तब इसमें से फिर से एनर्जी निकलती है और ये बन जाता है एएमपी। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये एएमपी बन गया। लेकिन इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर एटीपी है, वहाँ से फॉस्फेट निकल रहा है, तो ये एडीपी बन गया। और इस एडीपी में ये वाला फॉस्फेट ऐड हो रहा है हमारे फूड की वजह से, जो इसको वापस से इसकी एनर्जी को रिचार्ज कर रहा है, तो ये एटीपी बन गया। लेकिन एक्चुअली में एटीपी को एएमपी तक लेके जाया जा सकता है, तो एटीपी से एडीपी बनेगा और एडीपी से मोनोफॉस्फेट यानी कि एएमपी का कंस्ट्रक्शन होगा। और इसी तरीके से एएमपी में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो एडीपी बनाता है, और एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो एटीपी बनाता है। अब अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ते हैं तो उसमें लगभग 12,000 कैलोरीज की एनर्जी पर मोल ऑफ एटीपी निकल सकती है, राइट। बट एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, या अगर हम किलो जूल पर मोल में देखें तो वो 30.5 की वैल्यू निकल के आती है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ऑलराइट, बट जो अगर मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो वो लगभग 12,000 कैलोरीज के आसपास की वैल्यू बनती है। तो सेल के अंदर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हम जो यूज़ करते हैं एनर्जी की वैल्यूज़ कैलकुलेशन वो 7.3 की करते हैं, बट एक्चुअली में अलग अलग रिएक्शंस में एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं थोड़ा सा कम हो सकती है। नाउ द रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप रिलैक्सेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन द एटीपी। अभी आपने देखा कि जो एटीपी है उसके अंदर तीनों जो फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं उनके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं जिसकी वजह से वहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। लेकिन जब हम एक फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से निकाल देते हैं तो उससे क्या है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर अब पहले 3 नेगेटिव चार्ज से अब सिर्फ 2 ही नेगेटिव चार्ज रह गए। सो जो रिलीज फॉस्फेट ग्रुप ये यूजुअली हम दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एटीपी में से जो फॉस्फेट ग्रुप निकाला उसको हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। इसको हम लोग फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और जब हम फॉस्फोराइलेट करते हैं किसी मॉलिक्यूल को तो वो जो रिसीविंग मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप गया है ये एनर्जी को गेन करता है और साथ में ये एक्टिवेट भी हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल को अगर एक्टिवेट करते हैं हमारे अंदर बॉडी के अंदर तो वो फॉस्फोरिलेशन एक तरीके का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं। सो नाउ अब जो सेल्स एटीपी बनाती हैं वो हम जो खाना खाते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं उसके कैटाबॉलिज्म से बनता है, यानी उनके डिस्ट्रक्शन से बनता है, राइट। क्योंकि उनके अंदर जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है फूड के अंदर और फिर वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे हम एटीपी को बनाते हैं। अब ये जो एटीपी बनता है वो 2 मेथड से बनता है या 2 डिफरेंट वेज होती हैं जब हमारी बॉडी एटीपी कंस्ट्रक्ट कर सकती है। पहला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है फॉस्फेट ग्रुप का किसी भी फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट से एडीपी में। इसका मतलब ये है कि कोई एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। अब एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा और जब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट एडीपी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो जो एडीपी है वो बन जाएगा एटीपी। इस तरीके से हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर।
अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, और वही फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप से वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो निकलता है हमारा एडीपी के ऊपर। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके ऊपर ये फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, और जब ये कंपाउंड अपने फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी को डोनेट करते हैं तब जाके हमारा एटीपी बन जाता है। अब जब ये ट्रांसफ़र होता है तो ये ट्रांसफ़र हमारा साइटोप्लाज्म में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, लेकिन ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इन्वॉल्व नहीं होता। याद रखिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता, और इसके साथ ही साथ इसमें किसी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व नहीं होती। और ये जो हमेशा होता है ये किसी ना किसी एंजाइम के साथ ही हो सकता है। अगर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा। बट इसमें जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है वो एटीपी सिंथेज एंजाइम का यूज़ नहीं होता। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, आपने फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में देखा होगा पूरा किस तरीके से एटीपी सिंथेज का यूज़ होता है। वहाँ यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में कोई एटीपी सिंथेज का यूज़ नहीं होता, और ना ही इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो इसलिए ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, इसके ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिए कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम के ऊपर ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड लगा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर एक एडीपी मॉलिक्यूल है। जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एडीपी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम के सबस्ट्रेट से फॉस्फोराइलेशन हुआ है एडीपी का। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया या क्रैब साइकिल हो गया, जो हम आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। अब आते हैं, हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि सेकंड मेथड होता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर जो एटीपी बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हार्वेस्ट होते हैं NADPH के थ्रू, और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली जो डोनर जो एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन गैस होती है। तो जब ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो जो फॉस्फोरिलेशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की साइकिल। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइकिल के थ्रू यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो एटीपी सिंथेज होता है, जो कि आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि किस तरीके से वहाँ पर ग्रेडियंट बनता है प्रोटॉन का, और वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए एटीपी सिंथेज के चैनल की ज़रूरत होती है, और वो पूरा का पूरा जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटीपी सिंथेज के अंदर से निकल के दूसरी साइड जाते हैं मेम्ब्रेन के, और इस पूरी प्रोसेस में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी सिंथेज की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में ना एटीपी सिंथेज की ज़रूरत होती है ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों प्रोसेसेस कंबाइंड होती हैं, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोरिलेशन है और एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये प्रोसेसेस कंबाइंड होती हैं, और उसकी वजह से जो है टोटल नेट एटीपी का गेन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और एटीपी फॉर्मेशन में। अब हम कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये की पॉइंट्स हमारे आगे के क्लासेस में हेल्प करेंगे। सबसे पहले जो फूड एनर्जी है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से ही हार्वेस्ट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये बात आप याद रखिए, राइट। प्रोटीन या फैट्स ठीक है ये भी एनर्जी देते हैं, लेकिन जो मेन हीरो है यहाँ पर वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का एलिमेंट्री कैनाल में, इसमें लगभग 80% ग्लूकोज बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, 80% यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है। उसके अलावा फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रक्टोज और लगभग सारा का सारा गैलेक्टोज लिवर के अंदर फिर से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा फ्यूल है वो हमारा ग्लूकोज है, और वही ग्लूकोज आगे चल के हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये थी स्टोरी पूरी। अब यहाँ पर
जो हमारा ग्लूकोज हमारे कॉमन पाथवे में आ जाता है, वो सारे के सारे सेल्स में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड बनाता है, और यहाँ पर हम लोग इसको एक नए पूरा प्रोसेस को आगे की क्लासेस में समझेंगे कि किस तरह से ग्लाइकोलिसिस होती है, किस तरह से क्रैब साइकिल होती है, और किस तरह से इनमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर पॉज करेंगे, और आप अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।